हाय फ्रेंड्स, आपके 56 क्वेश्चन हो गए थे। 57 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ में। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल में। विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता में। गणित में गणना के कौशल तथा गति में। तो गणित में जो है गणना के जो कौशल होते हैं और गति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि। ऑप्शन इसके यहाँ आगे। पहला ऑप्शन है वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है सही, और ऑप्शन डी और बढ़ेंगे। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। तो जीन पियाजे की अवस्था है ये। तो इनकी अवस्था में हम बात करेंगे कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की है। तो ये जीन पियाजे की है संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चा क्या क्रिया करनी शुरू कर देता है। गुणा भाग जोड़ घटाव भिन्न दशमलव जैसी क्रियाएं करना शुरू कर देता है, इसे बोलते हैं संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं, जब सभी संबंधी संक्रियाओं कर रहा है तो वो कौन सी अवस्था में होगा? संक्रियात्मक अवस्था में ही होगा वो। क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, इसके बारे में क्या बताना है? यह निरूपित किसकी ओर संकेत करता है? तो क्या बता रहा है? ये देखिए, ये क्या बता रहा है? स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में बता रहा है वैसे। ये ध्यान रखेंगे, जो ग्रिड वर्गाकार कागज है ये, और इसमें पॉइंट है ब्लैक कलर में। तो ये क्या बता रहे हैं? स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। कक्षा ना क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है, कक्षा 4th की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए, गलत। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं? ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना, ये भी गलत है। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, ये ऑप्शन आपका सही है। ये बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 62, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। तो इसमें बताना गणित में जो लचीलापन होता है वो किसकी ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। लचीलापन, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन होगा बी।
क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इस समिति उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। इसका मुक्त रूपी क्या होगा, 5 और 3 का योग क्या होता है, 8 होता है। तो क्या है ये मुक्त उत्तर नहीं है। ठीक है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 हो जाए, ये भी मुक्त उत्तर नहीं है। 5 और 3 का योग क्या होता है, 8 होता है। सबके इन तीनों ऑप्शन के क्या है, आंसर एक ही आ रहा है। तो जिसका आंसर एक होता है वो कहाँ होता है, मुक्त, वो तो बंद उत्तर होता है, बंद प्रश्न बोलते हैं उसको। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, ये क्या है, ये आपका है मुक्त उत्तर, खुला प्रश्न जो बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64 है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में जो गुणन की इकाई है उसमें अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है, 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। क्या ये कक्षा 2 में है। गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, ये है कक्षा 2। बी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कक्षा 2 में आने पर हमें जो है गुणन का पता होना चाहिए, समूह गुण का पता होना चाहिए, गुणधर्म जो होते हैं मैथ की कैलकुलेशन के उनका पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 का वाला, भिन्न की इकाइयों से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। भिन्न की इकाइयों से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकारीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। अब भिन्न की इकाइयों से शिक्षक जो है छात्रों से कहता है कि 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा था। वो 5 भिन्नों की यानी कि एक डायरेक्शन दे देता हूँ उन्हें, एक निश्चित बात बोल देता है कि आपको जो ना 5 भिन्नों की सूची बनानी है। तो क्या है, सोचने का निम्न स्तर होता है। ये सोचना क्या होता है, निम्न स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्या है, 105, 215, 150, 235। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल के लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है यह सवाल। तो डायरेक्ट इसके आंसर लगाएंगे, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। आंसर हो जाएगा डी इसका। 67 है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल जो HOTS होते हैं, HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। एल्गोरिथम के ज्ञान को, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संकेतों और चिन्हों के ज्ञान को, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो उच्च स्तरीय प्रश्न है तो वो क्या करेंगे, जो हमारा कुछ सीमा तक जो संज्ञानात्मक प्रयास है और ज्ञान है उसके बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान को, ये तो एकदम गलत क्वेश्चन है। तथ्य जिस प्रश्न में आएगा ना, जिस ऑप्शन में तथ्य आएगा वो कुछ ऑप्शन गलत माना जाएगा आपका। 68 में पढ़ते हैं क्या है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा चरण इसमें क्या दे रखा है, इसमें वह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। थर्ड चरण दे रखा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। तो इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें, इस स्थिति में शिक्षक, तो जो ऑप्शन सी देखेंगे, देखो व्यवस्था, पहले व्यवस्था संकल्पना के बारे में बता रहा है, फिर परिकलन प्रक्रिया के बारे में बता रहा है, फिर संक्रिया के बारे में बता रहा है। क्योंकि पहले उसने बताया कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ,
तो पहला चरण है, तो पहले चरण में क्या बता दिया, व्यवस्था संकल्पना के बारे में। दूसरे चरण में बता रहा है यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। तो क्या बताया, परिकलन प्रक्रिया के बारे में बताया, यानी कि जोड़ घटाना के बारे में बता रहा है। तीसरे में बोल रहा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना, यानी कि संक्रियाओं के बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवस्था संकलन, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। 69 क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त व्यू रचना बतानी है जिसका प्रयोग धनराशि की योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए, आत्मसात मतलब एक होना, मतलब आत्मसात मतलब एक होना, पूर्व ज्ञान से अपने जोड़ना ज्ञान को। पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। दूसरा ऑप्शन है आपका बहुत सारे सवाल हल करना, बिल्कुल गलत है। सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। एक क्वेश्चन है भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। तो रोल प्ले जिस ऑप्शन में आपका भूमिका निर्वाह या रोल प्ले की बात करी जाएगी तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही आपका। क्वेश्चन नंबर है 30 नहीं 70। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। इसे क्रम में लगाना है। पहला ऑप्शन हमारा 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा है 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो पहले तक क्या होगा, 2D आकारों को छांटना, ठीक है, पहला हो जाएगा सी आपका, 2D आकारों को छांटना। उसके बाद होगा उनके छांटने के बाद क्या, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्ष जो है उनका अवलोकन करना। पहले छांटेंगे फिर उनका अवलोकन करेंगे, ठीक। उसके बाद हो जाकर जो 2D आकारों की जो भुजाएं हैं, शीर्षों और विकर्णों की जो गणना करते हुए उनका वर्णन करना। पहले छांटेंगे फिर उसका अवलोकन करेंगे फिर उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2D आकारों की जो विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन ए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी गलत है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना है, ये ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। 72 क्वेश्चन है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? वो क्या कर रही, गणितीय प्रश्नों को करने में निपुण है। अब मैंने बताया था जिसमें तार्किक आए, तार्किक या तर्कसंगत या तार्किक बुद्धि, तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। गणित का जो संबंध होता है वो तार्किक बुद्धि से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, क्या नहीं विकसित कर सकते? रटना विकसित करना भी नहीं चाहिए। जो एल्गोरिथम होते हैं वो सूत्र की समझ कर सकते हैं, तर्क की समझ दे सकते हैं, आपको ज्ञान की समझ दे सकते हैं, पर रटना विकसित नहीं कर सकते आपके अंदर। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त की ओर, व्यापीकरण से कोई भी नहीं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर होती है गोलाई की अवधारणा। पहले वो क्या मूर्त वस्तु देखते हैं, उसके बाद अमूर्त वस्तु का अमूर्त रूप से वो उस वस्तु का चित्र बना पाते हैं अपने माइंड में। तो क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है गोलाई की अवधारणा बच्चे में धीरे धीरे विकसित। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक DELED के शिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। क्या देखा उन्होंने, जो 62 में से जब उन्होंने 48 घटाया तो 46 लिखा उसने उसको। बच्चे ने क्या समझने में गलती की है?
तो उधार लेने की समझ नहीं है बच्चों को, ठीक है। इकाई दहाई की समझ नहीं है, गलत बात है बिल्कुल। हासिल संख्या की समझ नहीं है, वो भी है। शून्य की समझ भी है, उधार लेने की समझ नहीं है बच्चों को। अगर बच्चा माइनस प्लस में मिस्टेक कर रहा है तो क्या मतलब उसे उधार लेने की समझ नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन 76 है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक क्या है? अवधारणाओं को स्पष्टीकरण करना, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। देखो, अवधारणा को स्पष्टीकरण करना, गणित में हर प्रश्न को स्पष्ट करना जरूरी होता है। अवधारणाओं की क्रमबद्धता, जो भी प्रश्न है वो उसे क्रमबद्ध रूप से करना जरूरी होता है। अवधारणाओं की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और जो गणित का कोई सा भी विषय हो उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी जरूरी है। तो क्या ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर है 77। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, अलंकृत, आलोचनात्मक, तार्किक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तार्किक हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और जिन ऑप्शन में भी तार्किक आया है, तर्कसंगत आया है, तर्क आया है, तो वो ऑप्शन क्या है? ठीक हो हैं सारे। तो गणित की पेडोलॉजी करते हो, अगर आपको ऑप्शन में कहीं तार्किक, तर्कसंगत या तार्किक कोई प्रश्न मिल जाए, तार्किक उत्तर कुछ भी हो तार्किक तर्क से संबंधित, तो वो क्या होता है? वो ऑप्शन सही है बिल्कुल 100%। क्वेश्चन नंबर 78 है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या शिक्षक पर। देखो, जो बच्चे की अगर सफलता की बात करी जाए तो वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर निर्भर करती है कि बच्चा सफल होगा या असफल होगा। एक कहावत भी है एनसीएफ की कि अगर एक भी बच्चा अगर असफल हो गया तो क्या पूरा सिस्टम असफल हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है आपका, गणित की प्रकृति है तार्किक है, सबको पता है। फिर तार्किक आ गया तो फिर ऑप्शन यही वाला सही होगा आपका, तार्किक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर भी ये BCD ऑप्शन है, उसे पढ़ लेते हैं। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, गलत बात है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों को समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये भी गलत है। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, ये भी गलत है। गणित को अगर पढ़ना है तो पूर्ण रूप से अगर तुम गणित को पढ़ोगे तभी तुम एक दूसरे चैप्टर को समझ पाओगे। तो गणित की विभिन्न शाखाएं क्या होती हैं? जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि, या फिर अंकगणित होता है आपका, या फिर त्रिभुज की समरूपता होती है। ये क्या होते हैं? सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके ऐसे पैडोलॉजी के, मैथ के। अब जब ये पैडोलॉजी खत्म हो जाएगी तो मैं इसके आंकिक प्रश्न कराऊंगा। थैंक यू।